एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी प्यारे भैया बहनों के लिए रुक जाना नहीं परीक्षा वर्ष ईयर 2026 के लिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स का पेपर मेरे द्वारा बताया जा रहा है। और इस वीडियो में जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा। जैसा कि आप रुक जाना नहीं परीक्षा का आपने फॉर्म डाला है और आप इस परीक्षा में पास होना चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। जैसे कि मेरे ही द्वारा, इसी चैनल के द्वारा सेट ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 सेट पेपर मेरे द्वारा बताए जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको पास होना है तो इन 5 सेट पेपर को जरूर देखना, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैं लेकर आऊँगा जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से 100% प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट क्वेश्चन होंगे और आपकी परीक्षा में ये बनेंगे। तो आप सभी छात्रों को क्या करना है, सबसे पहले तो अच्छे से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेल्फ स्टडी करना है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में पास होकर आप कॉलेज में एडमिशन ले सकें। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी, सभी प्यारे भैया बहन, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि आप सभी विद्यार्थियों को वो 5 सेट पेपर बताऊंगा जिनसे आपका पेपर बनेगा, और वो 5 सेट पेपर मोस्ट के तौर पर रहेंगे। और आपसे एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ही आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होगी ना, तो आप सभी को क्या कहा जाएगा कि ये रियल पेपर है, वायरल पेपर है, असली पेपर है, तो उन चक्कर में ना रहें, क्योंकि रियल पेपर या वायरल पेपर नहीं होते हैं, और जितने भी क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा बताए जाते हैं वो मोस्ट होते हैं। ठीक है, तो आप उन्हें अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से प्रयास और मेहनत करिएगा। ठीक है, तो ये पूरा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल ये रुक जाना नहीं परीक्षा का पेपर है, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना समय गंवाए आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसा कि आप सबसे पहले यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है कि जो श्रम होता है, श्रम किसका उदाहरण होता है। प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में, स्थिर साधन का, परिवर्तनशील साधन का, मांग का या फिर पूर्ति का। तो श्रम जो उदाहरण होता है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको ध्यान रखना है परिवर्तनशील साधन का ये एक उदाहरण होता है, तो इसमें आपको परिवर्तनशील साधन करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना रहेगा। वहीं दूसरा क्वेश्चन आएगा कि उचित विकल्प हमें चुनना रहेगा, तो लाभ बराबर क्या होगा। तो लाभ बराबर होगा आगम माइनस लागत। तो इसमें आपका आंसर लिखना है आगम माइनस लागत, ये लाभ बराबर होता है, तो यहाँ पर आगम माइनस लागत करेक्ट करना है। इन सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये 100% मोस्ट वाले क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में बनते हैं ना, और आप सभी स्टूडेंट्स 4 से 5 सेट पेपर को जरूर पढ़ना है ना। उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है कि उस केंद्रीय समस्या की पहचान हमें करना है जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित होती है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कि क्या उत्पादन किया जाए। क्या लिखना है कि क्या उत्पादन किया जाए। सीमांत उपयोगिता त्राहस नियम आधार होता है, तो सीमांत उपयोगिता त्राहस नियम जो आधार होगा, इसमें आपको लिखना है मूल्य के निर्धारण का, मांग के नियम का और उपभोक्ता की बचत का। तो तीनों ही ऑप्शन हमें सही दिए गए हैं, तो इसमें आपको लिखना है उपर्युक्त सभी। उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है, तो वो कैसा हो जाएगा। 5th में आप लिखेंगे क्रमवाचक उपयोगिता पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्रमवाचक उपयोगिता ध्यान रखना है। और अगर किसी और सब्जेक्ट के भी पेपर अगर आपको चाहिए, ठीक है, एक और बात सुनिएगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, और सभी विद्यार्थी बता दीजिएगा है ना कमेंट बॉक्स में कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट के पेपर बनाने हैं और आपको बताने हैं। कीमत अनुपात PX/PY का ढाल सूचित करता है, तो ये किसे सूचित करता है, तो बजट रेखा को ये सूचित करेगा। यहाँ पर आपको लिखना है बजट रेखा। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता कितनी होती है। तो जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, जब कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है, तो इसमें आपको लिखकर आना है स्थिर हो जाती है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, पेपर आप देख रहे हैं ना, तो पूरा देख कर ही जाइएगा और अच्छे से प्रयास और मेहनत आपको करना ही पड़ेगा है ना। पास होना है तो पढ़ना पड़ेगा। देखिएगा, औसत लागत वक्र का आकार आकृति का होता है, तो औसत लागत वक्र का जो आकार होता है वो U आकृति का होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत होती है, तो वो क्या हो जाएगी, वो प्राइस हो जाएगी। ठीक है, कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति घटती है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पूर्ति घटती है। पूर्ति की लोच वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा में परिमाणात्मक गुणात्मक संबंध को दर्शाती है, तो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा, कीमत लिखना रहेगा। तो यहाँ कीमत करेक्ट है।
साम्य का आशय संतुलन की स्थिति से होता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, साम्य लिखना है। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को खालिस्तान कहते हैं, तो क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको लिखना रहेगा उसे औसत लागत बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है औसत लागत। ठीक है, तो औसत लागत आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से माय डियर फ्रेंड्स, ये 4 जुलाई को पेपर होने जा रहा है। कब पेपर होगा, ये 4 जुलाई को होगा, इसलिए आप पूरा पेपर ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि अब समय आपके पास नहीं बचा है। इसके बाद यहाँ पर आप जोड़ी देख पा रहे हैं, जैसे कि आप देखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसमें आपको मिलाना रहेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था से। ठीक है, इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। साधन की मांग कैसी होती है, तो साधन की जो मांग होती है व्युत्पन्न मांग होती है, तो यहाँ पर आपको मिलाना रहेगा व्युत्पन्न मांग से। NNP, तो इसमें राष्ट्रीय शुद्ध उत्पादन होता है, इसकी फुल फॉर्म, तो इसमें आपको ध्यान रखना रहेगा राष्ट्रीय शुद्ध उत्पादन। उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग में आपको मिलाना रहेगा मध्यवर्ती वस्तुओं से, और बढ़ई द्वारा लकड़ी का उपयोग में मिलाना रहेगा आपको अंतिम वस्तुओं से। बचत में आपको मिलाना रहेगा रिसाव से। तो ये आपकी जोड़ी भी कंप्लीट हो चुकी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो प्यारे विद्यार्थियों, PDF के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम की लिंक और PDF की लिंक दोनों की लिंक दे दूंगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा, है ना। देखिएगा, पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपको असत्य लिखना है। GNP एक राष्ट्रीय अवधारणा है, तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये भी सत्य होगा। बाद में 10 रुपये के सिक्के का वस्तुमान इसके मुद्रामान से अधिक होता है, तो फोर्थ में आपका गलत हो जाएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन होता है, तो ये आपको सत्य लिखना है। बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं, तो ये भी आपका राइट है। गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है, तो ये आपको सत्य लिखना है। स्क्रीनशॉट लेते चलें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करते चलिएगा। और बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए ये प्रयास और मेहनत में जो कर रहा हूँ, बिल्कुल ये आपको एग्जाम में दिए जाएंगे प्रश्न। भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे शामिल किए जाते हैं, तो इसमें आपको क्या लिखना है, सेवाएं और पूंजी व सभी लेन देन की वस्तुएं शामिल होती है। तो आप शॉर्ट में लिख देना सभी लेन देन की वस्तुएं। क्या लिखना है, सभी लेन देन की वस्तुएं। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सभी लेन देन की वस्तुएं। बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है बचत फलन। क्या बोला जाता है, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा बचत फलन। औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग होता है, तो वो 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 1 के बराबर। उस कर का नाम बताइए जिसका भार कर चुकाने वाले पर ही पड़ता है, तो उसे बोला जाता है प्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, प्रत्यक्ष कर। राजस्व घाटा की गणना किस प्रकार की जाती है, तो राजस्व घाटे की गणना की जाती है, इसमें आपको लिखना है राजस्व घाटा बराबर कुल राजस्व प्राप्तियां। क्या लिखना है, कुल राजस्व प्राप्तियां, कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियां, है ना। तो यहाँ पर माइनस लिखना है, जैसे कि कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियां, इस प्रकार कर दीजिएगा, है ना। तो ये राजस्व घाटे का होगा। प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र क्या होता है, तो प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं किस किस को इसका आंसर याद होगा, और बिल्कुल आपको अच्छे से प्रयास मेहनत करना है। इसके बाद ये आपकी स्क्रीन के सामने ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं जो कि आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, इनके आंसर बताऊंगा। उपभोग वस्तुओं को समझाइए, पूंजीगत वस्तु, मुद्रा की मांग का अर्थ। तो ध्यान से इनके आंसर आपको देखना है और अच्छे से याद कर लेना है। देखिएगा, आंसर आ चुका है, 2 नंबर में आएगा कि उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं। तो ये वे वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करने के लिए अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाती है। ये पुनः बिक्री या उत्पादन प्रक्रिया के लिए नहीं होती है। उदाहरण के लिए भोजन, कपड़े और टेलीविज़न। तो इतना आपको लिख कर आना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है, तो लिखना है ये वे स्थिर संपत्तियां हैं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। ये उत्पादन प्रक्रिया में कई वर्षों तक बनी रहती है और इनमें घिसावट होती है, जैसे कि मशीनरी, संयंत्र और उपकरण। तो ये आपका आंसर होगा।
ये 7वां क्वेश्चन है कि मुद्रा की मांग का अर्थ क्या होता है। तो मुद्रा की मांग का अर्थ लिखना है। इसका अर्थ है वह नकदी या तरल राशि जिसे लोग अपने पास रखना चाहते हैं। लोग मुख्य रूप से लेन देन, सावधानी और सट्टा उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग करते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका कि पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति का अर्थ क्या होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मुद्रा की पूर्ति का अर्थ देखना है। एक निश्चित समय पर अर्थव्यवस्था में जनता के पास उपलब्ध कुल मुद्रा, सिक्के, नोट और बैंकों में जमा राशि के भंडार को मुद्रा की पूर्ति कहा जाता है। इसे आमतौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये आपको मुद्रा की पूर्ति का आंसर लिखना है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है 8वां क्वेश्चन, विमुद्रीकरण को समझाइए। तो लिखना है, यह एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसके तहत सरकार प्रचलित मुद्रा को कानूनी निविदा के रूप में समाप्त कर देती है। इसका उपयोग अक्सर काले धन पर रोक लगाने, भ्रष्टाचार को कम करने या नई मुद्रा प्रणाली शुरू करने के लिए किया जाता है। सट्टा उद्देश्य क्या होता है। तो सट्टा उद्देश्य में लिखना है कि इसका तात्पर्य भविष्य में ब्याज दरों या बांड की कीमतों में होने वाले परिवर्तन से लाभ कमाने के लिए नकदी को अपने पास रखने से हैं। जब ब्याज दरें कम होती है तो लोग सट्टा उद्देश्य के लिए अधिक नकदी रखते हैं। तो इतना आपको यहाँ पर करेक्ट करना रहेगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, अगर इनके भी आंसर चाहिए या फिर आपको इन्हें भी पढ़ना है तो बिल्कुल आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, ये पूरा पेपर रहेगा और सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। इनके आंसर भी मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। हालांकि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि आपको मेरी बात आप तक पहुंच सके कि माय डियर फ्रेंड्स, आपको किसी भी प्रकार से इस बार पास होना है, रियल या वायरल पेपर के चक्कर में नहीं रहना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ना है जिससे कि एग्जाम में प्रश्न बन सके। यही मैं आपसे कहना चाहता था। तो सभी विद्यार्थियों को ये 23 क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे और आपको प्रयास मेहनत लगातार करना है जिससे कि एग्जाम में आप पास हो सके। ठीक है, किसी प्रकार से आपसे मेरा कहना है कि मैं जो 5 सेट पेपर चैनल के माध्यम से बताऊंगा तो पाँचों सेट पेपर को पढ़ना है, क्योंकि पाँचों सेट पेपर जो कि आपकी एग्जाम के लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार पढ़ना है और ये सारी चीज़ें रहेगी। तो सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।